नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ डबल गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तरफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक जवाब दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखी हुई है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। तो एक तरफ तो ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें दोस्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से 100% टैरिफ लगाने की अपील भी करते हैं। ट्रंप का ये डबल गेम, जिसको आज मेहमानों के साथ समझने की करेंगे कोशिश। ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी कि वापस उनकी हेकड़ी निकल गई, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक नजर आते हैं, और दूसरी तरफ इसके मायने कि यूरोपियन यूनियन से कहते हैं कि भारत पर 100% का टैरिफ लगा दो। आज इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले देश में किस तरीके से राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार जारी है, वो आपको सुनवाएं। बहुत साफ कहना, अमेरिका और भारत के संबंध आज के नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत आधारशिला रखी थी, जिसे इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी और भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी निभाया। पर ये मोदी जी के आने के बाद, और जो उनको शौक था ट्रंप से गलबहियां करने का, स्थापित विदेश नीति से अलग हटकर उनके चुनाव में जाके हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अगली सरकार ट्रंप सरकार का नारा जो लगाया, उससे सारा समीकरण बदल गया। आज दुनिया प्रशंसा कर रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। आज हर गरीब, हर किसान, हर युवा, हर महिला, सब हमारे माननीय मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश और गरीबों की सेवा में लगाया है, इसलिए वह प्रशंसा के पात्र है, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। मेरा मानना है कि मैं बार बार कह चुका हूं, इस व्यक्ति के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। इनकी सुबह और शाम के बीच में मीलों का फासला होता है। इनके एक ट्वीट और दूसरे, मैं कैसे बिसरा दूं सीज फायर के दौरान की चीजें, मैं कैसे बिसरा दूं वो ट्रेड को, टैरिफ को लेकर के धमकी भरी जुबान। वेट एंड वॉच। कोई प्रधानमंत्री या किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, यह हिंदुस्तान के मिजाज का मसला है। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम हम पे टैरिफ लगाओ, आदमी एक शाम खाना नहीं खाएगा, लेकिन इस तरह की जुबान को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। छने रुष्टा, छने तुष्टा, अभी कुछ कल को कुछ। बहुत इनकंसिस्टेंट व्यक्ति है। तो आइए सवाल आपके सामने रखती हूं और उसके बाद एक्सपर्ट से अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, फिर दोस्ती याद आई, इंडियन अमेरिकन भाई भाई। यूरोप को एक्शन का इशारा, पोस्ट में दिखा रहे हैं भाईचारा, न दोस्ती न यारी, 100% टैरिफ की तैयारी। ट्रंप का डबल क्रॉस, टैरिफ के साथ दोस्ती का हाथ। बैकफुट पर टैरिफ किंग या फिर ट्रंप का डबल गेम। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। आदित्य गर्ग हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे। फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, और साथ ही मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य जी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। स्वागत आदित्य जी आपका, और साथ ही मनीष जी आपका भी। बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहली शुरुआत मनीष जी आपके साथ करती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का यह दोहरापन, क्या आपको उनकी मजबूरी है इसीलिए उनको दिखाना पड़ रहा है, या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि अब यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में ट्रंप क्या
भारत को अपना दोस्त, अपना साझेदार, अपना रणनीतिक साझेदार, आर्थिक साझेदार मानते हैं, या सिर्फ अपनी ही खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं? दिखा रहे हैं मन में, लेकिन कुछ और है। देखिए पूर्णिमा जी, विश्व का सबसे पावरफुल देश, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। ये रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजी है कि कैसे वर्ल्ड को हर बार नए समय में कंट्रोल में रखें, फाइनेंशियली कैसे बेटर रहें, इकोनॉमिकली कैसे बेटर रहें, अपने हथियार कैसे बेचें, अपनी टेक्नोलॉजी कैसे वर्ल्ड वाइड डिलीवर करें, और उसके बाद बैलेंस ऐसे बना के चलें कि जो भी देश हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करे उसको डाउन करना है। तो उसको लगता है कि इस समय 3 देश ऐसे हैं मुख्यतः जो उसके किसी न किसी मामले में कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। बाकी सबको उसने एक एक करके नीचे कट डाउन कर दिया। तो उसमें रशिया है और चाइना है और इंडिया है। अब रशिया की क्या है, रशिया कई मामलों में अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन हथियारों के मामले में रशिया अमेरिका का बराबर का टक्कर देने वाला है देश है। और मजे की बात है, रशिया को लंबे लंबे युद्ध लड़ने का 15-15 साल 20-20 साल युद्ध लड़ने का बड़ा अनुभव है। तो अगर उसके साथ युद्ध कर लिया तो सामने वाले की तो कई बार उतना थका थका के मारने वाली रणनीति है। तो ऐसे रशिया के साथ वो लगातार अफर्ट कर रहा है, कभी यूक्रेन के साथ या कहीं नाटो के कनेक्शन में। दूसरा है चाइना, चाइना के साथ उसने यही सेम कोशिश की जो इंडिया के साथ कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जिस तरीके से पूरे विश्व को वो सप्लाईज दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, तो ऐसे में जब चाइना को उसने टैरिफ लगाया तो चाइना ने उल्टा टैरिफ लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो भाग निकला। अब आते हैं इंडिया की तरफ। सेम प्रोसेस उसने इंडिया में की, टैरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप साहब को यह बात बिल्कुल याद नहीं आई कि भारत जैसा देश जो 1000 साल की गुलामी लेके आजाद हुआ है, उसे अब कोई भी ऐसा दांव जो उसको झुकाने की बात करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। घास की रोटी खाकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अब ये झुकेंगे तो नहीं कम से कम। तो उसे समझ में आ गया कि इन्होंने इधर बैलेंस कर लिया, रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को टक्कर देते हैं, और अगर इंडिया वहां पहुंच जाता है तो अमेरिका को ऐसी परमानेंट डैमेज कर देगा। अगर उन्होंने ब्रिक्स में लोकल करेंसी शुरू कर दी, अगर डॉलर को चैलेंज करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में गोल्ड के एक्सचेंज में डॉलर को हटाना शुरू कर दिया, अपने जो है डेट नोट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो क्या है, अमेरिका एक अलग तरह की परेशानी में फंस जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बैलेंस करने के लिए, जो उनके पीटर नवारो लगातार बयान दे रहे थे और भी लोग बयान दे रहे थे, बैलेंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई अब माय डियर मोदी इज माय फ्रेंड, और वो वापस अपने ट्रैक पे आ गए हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं आखिरी में कहते हुए, इस बार के जो ट्वीट का इससे पहले मोदी जी ने नेगेटिविटी में कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का रिएक्शन भेजा तो मोदी जी ने उस पर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखा। ये बता रहा है कि अब इंडिया इज मोर केयरफुल, मोदी जी इज मोर केयरफुल इन दी विदेश नीति। ये बस कहने की ठीक है, ये बहुत जरूरी था, और ये संदेश प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी सीधे नाम ना लेते हुए कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये एक पहली प्रतिक्रिया उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के दौरान देखने को मिली थी। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करूं, तो ट्रंप ने जो किया है उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है या ये उनका डबल स्टैंडर्ड है? प्रधानमंत्री मोदी के जवाब को आप कैसे देखते हैं, और उनके सर उस दूसरे ट्वीट को जिसमें वो यूरोपियन यूनियन से कहते हैं 100% का टैरिफ लगा दो, इन पर टैक्स लगा दो? थैंक यू पूर्णिमा जी, प्लेजर ऑलवेज आपके साथ। सॉरी मेरा नेटवर्क शायद अनस्टेबल होगा तो माफ करना मुझे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। 2-3 चीजें हैं, 3 चीजें क्लियरली। एक तो ट्रंप गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, यानी कि ट्रंप अब अपने को दिखा रहे हैं जी हाँ मैं मोदी जी के साथ मतलब मेरी दोस्ती है, अब भारत ऐसा है वैसा है, और उधर उनके जो एडवाइजर्स हैं पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो इंडिया को हैमर किए जा रहे हैं। तो क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप भी हो रहा है। इसी के साथ साथ कैरेट एंड स्टिक्स भी हो रहा है कि आप ये कीजिए तो आपको ये फायदा, नहीं करोगे तो आपको ये नुकसान है। 1 सेकेंडली, मोदी जी एक्चुअली और अमेरिका की जो डिप्लोमेसी चल रही थी, इससे हमें भारतीयों को लेसन लेना चाहिए। पॉइंट इसकी हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी गई है इस दौरान, ट्रंप चाहे जो भी कहते रहे, हमने संयम बरता, बैलेंस रखा, हमने कोई ज्यादा एक्सट्रीम इधर उधर वाले बयान नहीं दिए हमारे देश ने, राइट।
और उधर ट्रम्प चाहे जो भी कहते रहे, मैं बार बार कहता हूँ लाइक डक डिप्लोमेसी, ऊपर से शांत, पानी के नीचे झील में जब डक तैरती है तो पूरे पैर मार रही होती है, राइट। तो हमारी डिप्लोमेसी संयम, बैलेंस, मिडिल पाथ रही है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे ख्याल से देश के लिए कि हमें ये भी देखना चाहिए हमारे देश में हम लोग जो पब्लिक ओपिनियन बनते हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी, हम सब में भी जल्दी में हो जाता है जी अमेरिका अमेरिका नहीं, एंटी अमेरिका एंटी अमेरिका। अब आज तो हिंदुस्तान में शायद हो गया कि अमेरिका में कुछ करना ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। वो एकदम गलत है, हमें जरूरत है। फिर होता है कि अब तो चाइना हमारे साथ हो गया पूरा, अब हम सारा चाइना से करेंगे, वो भी नहीं है। तो आई थिंक एक लेसन इससे हमारे देश में मेरी आशा है कि ये हो कि डिप्लोमेसी कहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस कहिए, उसमें बैलेंस लेकर के चलना होता है। तो हमारा पब्लिक ओपिनियन डिस्कोर्स भी वैसे ही अच्छा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी एक एलिगेंट डांस है इस समय भारत और अमेरिका के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट ये मुझे इंडिकेट करता है जो ट्रंप ने कहा है और आप जो कह रही हैं कि तेल को लेकर ये वो, अब लगता है कि अमेरिकी सरकार ने ऑयल के टैरिफ जो हैं उनको अलग कर दिया है ट्रेड के टैरिफ से। क्योंकि अभी से पहले ये हो रहा था जब तक आप रशिया का तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे हम ट्रेड पर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो 25 था, ये 25 था। अब ये हो गया ठीक है, हम ट्रेड पे बात करते हैं या शुरू करते हैं फिर से, राइट। दैट मीन्स हम ट्रेड पे बात करेंगे अमेरिका से, वो हमसे करेंगे, उसमें क्या नेगोशिएशन होगी वो देखते हैं। हो सकता है कुछ रास्ता होपफुली निकले। बट जहां तक रही बात तेल की टैरिफ्स की, वो रहेंगे और हो सकता है वो बल्कि बढ़ भी सकते हैं। अमेरिका खुद 25% की जगह अमेरिका 50 कर सकता है, ईयू को बोल रहा है 50 कर दो, 100 कर दो, चाइना इंडिया पे। तो रशियन ऑयल को खरीदने वाले जो टैरिफ्स हैं वो हम पे फिलहाल तो रहेंगे ही और बल्कि बढ़ भी सकते हैं। बट ट्रेड वाले मुद्दे में एक कोई आपस में ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें हम 25% अभी हैं, 20 आ जाएंगे शायद हमारे, हम कुछ अपनी रेड लाइन रखेंगे पर हम एडजस्ट भी करेंगे और हमें करना भी चाहिए। और अमेरिका भी एडजस्ट करेगा ट्रेड के मुद्दों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। तो मुझे ये 2-3 पॉइंट्स दिखते हैं ट्रंप के पॉलिसीज के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज ऑफ नाउ। ठीक है आदित्य जी, कांग्रेस जो है वो हमेशा से ये कहती रही कि मोदी अमेरिका पर बहुत डिपेंडेंट रहे, उनकी जो पर्सनल इक्वेशन थी उसने देश का अहित कर दिया है। लेकिन तमाम बीच में लगाए गए टैरिफ और जो भी ट्रंप की तरफ से कहा गया, उसके बाद वापस से ये कहना ट्रंप का कि भारत एक अच्छा दोस्त है और एक अच्छा पार्टनर है और ट्रेड पर हम बात करना चाहते हैं, हम व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि अमेरिका एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत के लिए इंपॉर्टेंट तो है सर, उसको हम पूरी तरीके से किनारे रखकर तो नहीं बढ़ सकते और शायद बढ़ना भी नहीं चाहिए। नमस्ते पूर्णिमा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने मेरे को बुलाया अपने शो पे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कांग्रेस हमेशा से फॉरेन पॉलिसी को एक बैलेंस में लेके चलना चाहता है। वो कहीं ना कहीं मोदी जी और ट्रंप को एक जैसे एक समान मानता है, जहां दोनों सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। दोनों चाहते हैं कि जो न्यूज छपे वो ऐसी छपे कि हम हमारे लोगों के लिए बहुत लार्जर देन लाइफ, मतलब सामान्य व्यक्ति से बड़ा दिखना चाहिए। ट्रंप आज कुछ बोल रहे हैं, कल वो कुछ और बोलेंगे, परसों वो कुछ और बोलेंगे। उनकी किसी भी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जब उनकी जो एक्ट्स है, जैसे कि इंडियंस को चेन करके भेजना, जहां पूरी दुनिया में और किसी कंट्री ने उसको नहीं सहा, वहां इंडिया ने उस बात को क्यों सहा। दूसरी बात, जब ब्राजील के ऊपर उन्होंने टैरिफ के ऊपर बात की थी, जब उन्होंने टैरिफ लगाने के लिए धमकी दी थी, तब उनके प्रेसिडेंट लुलू ने बोला था कि हम चाहे छोटा देश हो लेकिन हम आपसे नहीं डरेंगे, हम आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। क्या उसका जवाब इंडिया ने दिया था जब ट्रंप ने इंडिया को ब्लैकमेल किया? नहीं। आज इंडिया ने जो भी किया है वो अपने लोगों को सच्चाई से छुपाने के लिए, एक हेडलाइन मैनेज करने के लिए, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बैलेंस नहीं रख पाने की ये मजबूरी रही है। आज इंडिया चाइना की तरफ हो गया, जो वो कुछ समय पहले चाइना के अगेंस्ट था। स्वदेशी के ऊपर अपने काफी प्रोग्राम रखे थे, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाइए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जो 2022 में 25% का
एक टारगेट रखा था कि 2022 तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन 25% होगा, वो 2013-14 में 16.7% था। आज 2024-25 में वो 15.9% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अपन स्वदेशी पे तो जा ही नहीं रहे, अपन तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस ने इंडिया के साथ वो किया है जो इंडिया को चाइना के साथ करना चाहिए, विच इज कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां इंडिया यूएस को ज्यादा बेचता है तो यूएस ने बोला हम आपको ज्यादा बेचना चाहते हैं। वहीं इंडिया को चाइना को यही बात बोलनी चाहिए कि आप हमें $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हम चाहते हैं कि चाइना हमारे से ज्यादा सामान ले, तभी तो होएगा आत्मनिर्भर भारत। और जहां तक कि ट्रम्प की बात है, ना वो कल सीरियस थे ना वो आज सीरियस है, वो सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप सब्जी लेने चाहेंगे, आप बोलेंगे नहीं ये प्याज इतना नहीं तुलेगा, आप इतना इसके रुपए कम करो, इसके रुपए ज्यादा करो। हो सकता है कहीं आपको बेंड करना पड़े, कहीं वो बेंड करे। बस वो बार्गेनिंग में हेडलाइन मैनेजमेंट। इन केस जैसा कि आप कह रहे हैं आदित्य जी, अगर ट्रम्प बार्गेन कर रहे हैं भारत के साथ, तो ये वही ट्रम्प हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था दैट ही इज अ टफ नेगोशिएटर, और ये बात उन्होंने इसका जिक्र कई बार किया। और भारत का एक रुख शिवम देखने को मिला है, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, भारत का एक रुख कंटिन्यूअसली देखने को मिला है, और उस बीच में ट्रम्प का आता है ट्वीट और प्रधानमंत्री मोदी का उस पर एक सकारात्मक रुख उस ट्वीट पर रिफ्लेक्ट हुआ, उनकी बात से स्ट्रैटेजिक पार्टनर जहां पर बताया। लेकिन अब इसको कैसे देखें हम? क्या ट्रम्प भारत को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अब भारत चीन और रूस के साथ जो एससीओ समिट की तस्वीरें हमने देखी, या दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि नहीं अब बैलेंस स्टेज में आना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है? आंख बंद करके तो ट्रम्प पर अभी भी भरोसा करने की स्थिति है नहीं, ये विपक्ष भी कहता है। देखिए, रविंद्र सचदेवा जी जैसे लोग, जीडी त्रिपाठी जी जैसे लोग, मनीष गुप्ता जी और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, कवर करते हैं, फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, वो हमेशा अक्सर कहते हैं, और हमेशा मैंने भी जितनी अपनी पढ़ाई की है उसमें ये कहते ही हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स। हमारा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो भारत के 140 करोड़ का इंटरेस्ट है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि पहले चीन को दुश्मन बता रहे थे, अभी एंगेज कर रहे हैं। समय दर समय चीजें बदलती रहेंगी। वही देश हिंदुस्तान है जो हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चाइना को अपनी 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे बैठा था। आप क्या चाहते हैं वो करें? नहीं। अब एक और चीज कही उन्होंने कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर रहे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि मुझे उपराष्ट्रपति का फोन आया और उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। मैं 1.5 घंटे तक बिजी था। 1.5 घंटे बाद, फ्लोर ऑफ द हाउस है मेरे देश के प्रधानमंत्री का यह बयान, कि 1.5 घंटे बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है, बड़ा हमला कर सकता है। तो मैंने भी उनसे ये कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको उसका करारा जवाब मिलेगा और उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये आपको हेडलाइन मैनेजमेंट लगता है? अमेरिका में एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पब्लिश होती है, उठाकर देखिए रिपब्लिकन्स ने क्या हाल किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और क्या उनकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्या लगातार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स निकल कर आई है कि हिंदुस्तान के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना की अमेरिका की पॉलिसी रही है वो ठीक नहीं रही। मैं मानता हूं कि हम लगातार एंगेज कर रहे हैं चाइना के साथ। जहां तक बात है एससीओ समिट की तस्वीरें में देश और दुनिया के सामने निकल कर आई हैं, हम वहां पर भी कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। जहां तक ट्रेड डेफिसिट का विषय है उस पर भी जयशंकर जी ने लगातार कहा है कि हमें उसे कम करना ही होगा। लेकिन साथ साथ आपने कहा कि बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो पिछले समय में खटास आई है संबंधों में, जो स्थितियां बहुत बेहतर पहले थी, अगर आप उसको उस स्तर पर रेट करना चाहेंगे तो बिल्कुल उस तरीके से विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि विद टाइम कहीं ना कहीं जो लगातार भाषण डोनाल्ड ट्रंप के आप उठाकर देखेंगे और अभी की जो नरमी आप देखेंगे वो बताएगी कि कहीं ना कहीं उन पर भी उस चीज का प्रेशर है। और हिंदुस्तान को, आपको अगर साउथ ईस्ट एशिया में और तमाम जगहों पर अपने इंटरेस्ट को, हितों को साध कर रखना है और तमाम चीजों को आगे लेकर जाना है, बेहतर रखना है। दूसरी पॉलिसी उनकी वो है कि वो चाइना को कैसे काउंटर करे, उन सब चीजों को नजर ध्यान में रखते हुए चीजें करते हुए आप भारत के साथ रहना चाहेंगे और कोई भी चाहेगा। बहुत सीधी बात है, हमारा जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो उसी के ऊपर चलेगी। जैसा कि हमें कहा गया कि हम जो है रशिया से तेल खरीदते हैं, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट आया भारत सरकार की तरफ से निकलकर, हमने क्लियर किया
कि यूरोपियन यूनियन क्या खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या खरीदता है। इनफैक्ट पूर्णिमा जी जैसे ही एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया था कि भाई आप कहते हैं कि भारत रशिया से इतना तेल खरीदता है, लेकिन उधर भारत ने उन्होंने तो कहा मैं स्टेटमेंट चेक दिया। करके बताऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा गेट बैक टू यू। वो बेफर गए, दूसरी तरफ हो गए, और ऐसे सवाल जब आप पूछे जा रहे हैं उनसे, कहां से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत से निकल कर आए। ये कहते हैं नाम नहीं लिया। भाई शेक्सपियर ऑल्सो सेड व्हाट्स इन अ नेम। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नाम ही लेना जरूरी है तो भाई फिर तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और उसकी सोच पर, समझ पर मुझे शक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एजेंडा 140 करोड़ भारतीय है, हित 140 करोड़ भारतीयों का है, और उसके लिए किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर जाकर हमें कोऑपरेट करना होगा, बात करनी होगी, एक डायलॉग स्टैब्लिश करना होगा। हम करेंगे। जहां तक बात विश्वास की है, बिल्कुल ग्रेजुअली विद टाइम चीजें शायद बेहतर हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर लेकिन रही हैं फूक फूक पिछले कर कुछ समय कदम में। रखने की तो जरूरत है, और खास तौर पर जब वो यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि भाई 100% का इन पर 100% टैरिफ लगा दो, तो वो समझ के बहुत उसको बैलेंस होके चलना पड़ेगा। आदित्य गर्ग जी, इसका जरा आप जवाब दे दीजिए जो शिवम ने कहा। उसके बाद त्रिपाठी साहब भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। त्रिपाठी साहब मैं आपके पास भी आऊंगी, और साथ ही आदित्य ये भी इस बात को भी नहीं नकार सकते कि अगर हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है तो अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप भारत की जीडीपी देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, जहां पर स्टैंड करती है राजनीतिक रूप से, भारत की जो फ्री फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, जो हम मल्टीपोलर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ देखते हैं उसको आप देख लीजिए, फिर प्रवासी भारतीयों को देख लीजिए, वहां पर उच्च पदों पर बैठे प्रवासी भारतीयों को आप देख लीजिए। क्या अमेरिका के लिए भारत इंपॉर्टेंट नहीं है? और क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता है कि ट्रंप अब सोचते हो कि ठीक है, बहुत आग लगा ली, थोड़ा सा अब इसको ठंडा कर देते हैं, थोड़ा इस पर ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक रहेगा हमारे लिए भी? मैम, आप इंडिया को 140 करोड़ आबादी वाला देश समझ, जहां पे कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है कि आपका पूरा यूरोप कवर कर लेंगे, उतना मार्केट नहीं मिल पाएगा जितना एक इंडिया में किसी भी कंपनी के आने से मिलता है। हर देश आना चाहेगा। जहां तक की जीडीपी की बात है, वो भी पॉपुलेशन टर्म्स पे देख लीजिए, जहां पे आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 140वें रैंक में आती है, शायद 170 देशों में। इसका मतलब ये है कि आपके जो आम नागरिक हैं वो आप 170 देशों में से 140वें नंबर पे कमाई कर फैक्ट दे रहे हैं। ठीक पहले है, भी इन्होंने पर- गलत फैक्ट दिया। करेक्ट करते इन्होंने हैं, एक गलत correct फैक्ट करते दिया। हैं। कुछ इससे पहले facts भी correction है यहाँ इससे पर। पहले भी इन्होंने कहा था कि 2013-14 में 16% जीडीपी थी और 23-24 में जो है घट के 15 रहेगी। नहीं, फिलहाल इस समय 23-24 की जीडीपी 17.2 है और 13-14 में 16.7 है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो मैंने रेशो है 16.7 एग्जैक्टली बताया था। सर, और मैंने आपकी फिगर को, डेटा को नेट पे चेक किया है, तब बता रहा हूँ, बीच में ना बोली, सुन लीजिए। तो अगर हम आपने मेरे देखें तो बीच में बोला है, कंपैरिजन सर में जी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का फिर भी शेयर 22 बढ़ा फिर भी है, और ये आधा परसेंट 1% शेयर बढ़ना इज ए बिग डील विश्व की कोरोना के बाद। और मैन्युफैक्चर, देखिए जीडीपी जितनी भी रहे, पर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बढ़ना के मतलब है कि जो मेक इन इंडिया का जो प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड मोबाइल कंपनियों से लेके हवाई जहाज बनाने तक की कंपनी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है तो ये अब सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ जीडीपी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बढ़ता जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में चाइना के साथ कॉम्पिटिट करने लगेंगे। चाइना को भी इसी बात का डर है कि अगर इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग के ट्रैक पे आ गया तो मुझे पूछेगा कौन। इसीलिए वो भारत के साथ दोस्ती करके अपने साथ बराबर रखना चाहता, ताकि मैं लीड लेता रहूं, भारत धीमे धीमे ग्रो करे। ये अब मैं इन्हीं के पॉइंट पे अब मैं बोल दूं, आपका ठीक है, point जल्दी हो से गया सब बोलेगा, फिर त्रिपाठी साहब आपके पास में है। 2023-24 का डिक्लेयर्ड नंबर है। 24-25 का ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं है, उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इन्होंने निकाला होगा, ग्रॉक से पूछा होगा, एआई से मैंने पूछा होगा। 23-24 का डिक्लेयर्ड नंबर बोला दूसरी है। बात, 23-24 का डिक्लेयर्ड नंबर, मैडम आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ऑनलाइन चेक करके बता दें कि दोनों में से कौन ठीक हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक कि चाइना की बात आती है, आज चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 5 देशों पे कब्जा किस तरह से किया है? सिर्फ एक तो पैसे के बलबूते पे, दूसरा वहां पे गरीबी अराजकता फैला के। आज इंडिया क्या कर रहा है? वहीं पे ही डिपेंडेंट हो रहा है चाइना से। जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ बताते हैं अपने को, मनीष जी, वो ये भी बताए कि शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना
कितना बड़ा है इस टाइम पे, और जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ में, वो कितना बड़ा आपको है, पता और नहीं है, क्या मैं बता देता इंडिया हूं आपको, चाइना अब पे सुन लीजिए, बता देता हूं आपको। हाँ सर। चाइना से जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, अब उसकी पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 5 सालों में मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई है। हर कस्टम पोर्ट पर जो कंटेनर चाइना से आते हैं उनकी बारीक स्क्रूटनी होती है। और सबसे बड़ा जो खेल था चाइना के साथ इंपोर्ट में, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ गया, सच्चाई ये है कि जो माल पहले 100 रुपए का आता था और उसके अंडर बिलिंग पैसे जाते थे, जो अंडर बिलिंग है वो खत्म हो गई है। इसलिए अगर आप नंबर देखेंगे तो लगेगा कि चाइना के से इंपोर्ट बढ़ा है। सच्चाई ये है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो चाइना से इंपोर्ट घटा है। मैं कह रहा हूं अगर अंडर बिलिंग घटी है, जो देश का प्रॉफिट और टैक्स बाहर जा रहा था हवाला के माध्यम से, वो बंद हुआ है। इसका नतीजा सुन लीजिए, इसका नतीजा ये निकला है कि आपको नंबर में, फाइनेंशियल नंबर में नंबर बड़ा मिलेगा, नहीं, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंपोर्ट घटा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से भी अगर आदित्य जी देखा जाएगा कि अगर चीन के पास भाई इतना सब कुछ है, तो चीन भारत के साथ चीजों को बेहतर करने की कोशिश क्यों करेगा? दूसरी बात आप याद कर लीजिए भारत की ताकत को, कि जब चीन ने गलवान के बाद, आप याद कर लीजिए किस तरीके का बॉयकॉट भारत में देखने को मिला था। उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कैसा पूरा देश एकजुट हुआ था। आप याद करिए, वही लोकल फॉर वोकल कैसे आज बढ़ता है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोकल फॉर वोकल के लिए आप अलग से जिम्मेदारी देते हैं कि आप उसको बढ़ाइए आगे। यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पार्लियामेंट में चाइना का च नहीं बोला और ट्रम्प का ट नहीं बोला। ठीक है ना? कांग्रेस तो बोलती रही है ना, कांग्रेस तो बोलती रही है ना, कांग्रेस तो बोलती रही है, जो 2014 में बैलेंस कांग्रेस के नेता तो चाइना के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। उस एग्रीमेंट पर कांग्रेस कोई बात क्यों नहीं करती है भाई? एग्रीमेंट तो झप्पी पप्पी अभी भी प्रधानमंत्री करके ही आए हैं ना। अच्छा सुनिए, 2014 अभी कोई एग्रीमेंट करके नहीं आए, नहीं आप मिसकोट मत करिए। अभी एग्रीमेंट कोई चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, चाइना के साथ अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो आज 99.2 बिलियन का हो चुका है, दुगना डेफिसिट। यही मैं कह रहा हूं कि अंडर बिलिंग खत्म हुई है। भारत को स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखना चाहिए या कैसा रुख होना चाहिए, पूरे पिछले एपिसोड्स को साथ में देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि डिप्लोमेसी में, जैसा कि आपने कहा, कि कोई भी परमानेंट बिड पार्टनर नहीं होता और किसी के साथ भी आप पूरी दुश्मनी नहीं कर सकते। ये नहीं है कि चाइना के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं, हमारे फेवर में नहीं है, तो हम जाकर के उनके प्रेसिडेंट का गिरेबान पकड़ के तमाचे लगाएंगे और कहेंगे कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, जहाँ तक ट्रेड रिलेशंस की बात है, आपको पता होगा कि शायद यूएस और चाइना इतने डिफरेंसेस के बाद, इतने ताइवान पे इतने डिफरेंसेस हो, सब उसके बावजूद पिछले 7 साल में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ा है और यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। इसका मतलब, और ये तब जब वो WTO की बात नहीं मानते हैं प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन जैसा कि अंडर बिलिंग से शायद कुछ कम हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि हम WTO से बाध्य हैं। WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम तब तक नहीं कर सकते जब तक क्लियर ना हो जाए कि यहाँ हम डंपिंग कर रहे हैं, चाइना डंपिंग कर रहा है। अब चाइना डंपिंग कहाँ कर रहा है? हमारे जो छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे दिवाली पे और गणेशोत्सव पे बनाने वाली चीज़ें हैं, वो चाइना अगर भेज रहा है तो वो कंज्यूम हो रही हैं, वो डंपिंग में नहीं आता है। तो इसलिए हम चाइना के साथ बात करेंगे, धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य होगी। ऐसा नहीं है कि एससीओ में जाके हमने शी जिनपिंग को झप्पी कर दिया और ओवरनाइट हम समझौता कर बैठे। ये भी कहना गलत है कि हमने जाकर वहाँ एग्रीमेंट किया है। एससीओ में हमने तियानजिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ये ऑप्टिक सिर्फ दिखाया गया है। पर आतंकवाद को लेकर तो सर कम से कम हम एक जॉइंट स्टेटमेंट ला पाए। हाँ, ये भी, इस सफलता की भी तो फिर बात होनी चाहिए। हाँ, खास तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान का एज अ मेंबर होना और चीन की मौजूदगी में अगर आतंक को लेकर पहलगाम हमले का जिक्र जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाता है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और ये बताता है कि नेपाल भी चेंजिंग माइंडसेट। क्योंकि अभी देखिए 2 महीने पहले ही जब राजनाथ सिंह गए थे
तो उन्होंने उस पर जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। हाँ। अब ये जिक्र हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस सिलसिले में भी बड़ी बात है कि एससीओ क्षेत्रीय संगठनों में सिर्फ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास एक परमानेंट एंटी टेररिस्ट मैकेनिज्म है, जिसको रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम। तो उसके तहत इसमें काम हो सकता है। और चाइना भी, देखिए अब चीन भी, ये नहीं है कि चीन हमें अभी, ठीक है, चीन के ऊपर हम भरोसा आंख मूंद कर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में भरोसा नहीं कर सकते, ट्रेड में हम बात कर सकते हैं, लेकिन और भी कई इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहां हम चीन के साथ सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में सहयोग की बात होती है। आज की फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की देख लीजिए, वो कंपार्टमेंटलाइज हो गई है। ये नहीं है कि आपके एक क्षेत्र में आपके रिश्ते ख़राब हैं तो दूसरे में सही। चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते ताइवान को लेकर ख़राब हैं, लेकिन चीन के साथ बिजनेस अभी भी बढ़ रहा है, हो नहीं रहा, बढ़ रहा है। हमारे रिश्ते बॉर्डर को लेकर ख़राब हैं और फ्रिक्शंस हमारे ट्रेड के साथ भी हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट कंट्रोल है और भी कई चीज़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों को लेकर के चीन के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि एकाएक हम चीन के साथ जा कर के गलबैयाँ डाल बैठे। और ट्रम्प की जो बात है, हम ये नहीं कह सकते किसी ने सरेंडर किया है, क्या किया। देखिए, ट्रम्प ने डिप्लोमेटिकली कुछ कहा, हमने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई आपके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमने कहा बहुत ठीक है, हमारे भी रिश्ते अच्छे, हम भी रिश्ते करना चाहते हैं अच्छे। उन्होंने जब कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने हमने भारत के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए, वो प्रतिबंध लगाए, हमने कहा हम नहीं मानते। तो एक लिमिट में जाकर के हम कहते हैं, अगर वो बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम रिश्ते अच्छे करेंगे, मतलब अपनी बात भी कह दी जाए और एक उसमें एक संतुलन भी नजर आए। शिवम, देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र अभी गलबैयां डाल रहे थे, वो डाल रहे थे, ये डाल रहे थे, ये कह रहे थे। मैं एक ही, ये बात काफी बार पहले भी टीवी पर रिपीट हो चुकी है, लेकिन एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर चाइना में गए, जाहिर है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हम लेकर आ पाए आतंकवाद के खिलाफ। इससे पहले राजनाथ सिंह जी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे ही देश में जब 26/11 हुआ था, उसके बाद समिट में हमारे मनमोहन सिंह जी गए थे, ना ही उसका कंडेमिनेशन था, ना ही उस पर कोई वो था, बावजूद उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट लेकर आए थे ये लोग। खैर, अब आगे आता हूं। इस देश की सरकार चाइना से जितना भी बात करती है, जितना भी कम्युनिकेशन करती है, जिस भी लेवल पर इन्वॉल्व होती है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है सीपीसी से साथ में, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है शी जिनपिंग के साथ में, इनका जो पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका तो कोई कॉपी ही नहीं है देश में। और इस दुनिया में दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका किसी दूसरे देश की दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डोमेन में ना हो। जवाब उस पर दे दीजिए। और चाइना हमें करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी है जो हर जगह चाइना ही करते रहते हैं। अपने नाना जी ने जमीन खरीद ली, अपने आप ही चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे। कॉन्ट्रैक्ट बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भाई? बताइए ना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी तस्वीरें हैं आपके पास? इस देश को पूरे पता है। शी जिनपिंग के साथ सोनिया गांधी जी खड़ी हुई है और साथ में नीचे बैठ के बताइए ना कहाँ है, बताइए कॉन्ट्रैक्ट बता दीजिए क्या है और कहाँ है। पूर्णिमा जी, मैंने आपको ट्विटर पे वो लिंक भेज दिया है जिसमें वो 16.7 एंड 15.9% का मैंने आपको एविडेंस के साथ में ये प्रूव कर दिया है कि जो सर बता रहे थे मनीष जी, वो प्रोविजनल एस्टिमेट था और रियल फिगर में 15.9%। खैर, जहां तक कि झूठ बोलने की बात है तो झूठ तो ये भी बोला जाता है कई बार कि गलवान के बाद में हमारी कोई जमीन नहीं गई, पर खैर ठीक है, कोई भी नहीं घुसा तो मेरे ख्याल से चाइना का नाम कोई भी ही रखा जाएगा आगे जाके। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, जब प्रवक्ता ये कहते हैं कि आज हमारे को चाइना की जरूरत है, तो ये बात शायद से काफी छोटे व्यापारी को बहुत बुरी चुभनी चाहिए। और ये एकदम ठीक बात है कि जो छोटे व्यापारी आज इंडिया में आपस में जो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक्चुअल स्ट्रगल चाइना के इंपोर्टेड प्रोडक्ट से ही हो रहा है।
तो जब गलवान के बाद आप बोल रहे थे कि मेक इन इंडिया हुआ, तो वो खत्म नहीं होना चाहिए था मैडम। खत्म उस दिन होगा जिस दिन वो छोटे व्यापारी बड़े बन जाएंगे और वो चाइना से खुद ही फाइट कर पाएंगे। तो तीसरी आपके बात हिसाब मैं से ये यहाँ कहना- के छोटे व्यापारी बड़े बने ही नहीं, कोई ऐसा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ जहां छोटे व्यापारियों आप को ही बड़ा नहीं कर बड़ा दिया बनने गया। दे रही हैं। आपके ही ऐसे कहने से नहीं बने हाँ, बड़े तो आपके कहने से छोटे रह बड़े जाएंगे, कैसे बनेंगे? आपके कहने से छोटे रह बड़े जाएंगे कैसे बनेंगे? और मेरे कहने अरे से जब वो आप बड़े बने चाइना नहीं। से- जब आप चाइना से नहीं, आपके कहने से- व्यापार करेंगे, जब आप चाइना से ही सब माल लाके नहीं, डज इट गिव यू अ बेच काइंड लेंगे, ऑफ तब आप एक- सैडिस्टिक प्लेजर आदित्य गर्ग कि भारत जो है वो लोकल फॉर वोकल हो नहीं पाया तो बंद हो गया क्योंकि कोविड तो आपको दिखा नहीं, मैम, आपको ये दर्द भी नहीं होता दिखा है। कि उसके आपको बाद दर्द किस नहीं तरीके से हुआ। देश की रफ्तार आपको रुकी, दर्द- आपको उसके बाद आपको ये दर्द भी नहीं नहीं दिखा होता कि है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस दर्द- किस तरीके दर्द- से बढ़े, दर्द कांग्रेस को आपको होता कुछ है। भी नहीं दर्द दिखा, कांग्रेस को- आपको जीडीपी अरे ग्रोथ मैडम, नहीं आपको तो दिखती, खुद 7.8% भारत की। मैडम, पूर्णिमा जी, मैडम, कांग्रेस को दर्द कब मैडम, हुआ? हाँ, जब पहले मैं एक बार निकोबार शिव- में, हाँ, जब निकोबार में शिवम, एक सेकंड में सर। इकोलॉजी की चिंता एकदम सोनिया जब गांधी को हो आपने- गई। जब सोनिया आपने गांधी को अडानी पूरे के देश लिए में जमीन बाढ़ आए तो तैयार चिंता कर नहीं दी। होती, ठीक। कहीं सूखा पड़ जाए जब चिंता आप- नहीं होती, एम्बुलेंस आ जाए, पहाड़ थोड़ा- गिर जाए चिंता नहीं होती। ठीक है। सोनिया गांधी को अरे निकोबार की तीन चिंता प्रवक्ता होने लगी, बीजेपी के उसे बैठे चाइना को हैं। दिक्कत है ठीक क्योंकि है। इंडियन आर्मी निकोबार पहुंच के उनको चाइना को मॉनिटर करती है। सोनिया गांधी को दिक्कत अगर चाइना की शिवम, नहीं 30 होती है। सेकंड शिवम 30 सेकंड रख रही हूँ आपके जवाब के लिए, त्रिपाठी साहब फिर उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। शिवम 30 तीन सेकंड। प्रवक्ता बीजेपी के हैं, देखिए, तो मैं अरे बीच में सर, बोला सब नहीं, बीजेपी मुझे के लगा प्रवक्ता हो जाते हैं बीच में आप बोला सर, नहीं। सॉरी मतलब बहुत अब बोर हो गई सर मैं इससे, अब मैं बोर हो गई इससे, अब इसमें नहीं, किक भी नहीं नहीं, मिलती, आपने अब इसमें किक भी नहीं मिलती है सर, सॉरी बहुत बोरिंग हो गया है अब ये सुन सुन के बहुत। मैं बीच में और आप लोगों का पेट डायलॉग है अब ये, जब कुछ ना समझ में आए तो सारे प्रवक्ता बीजेपी के हो बोला जाते भी हैं। नहीं। शिवम बोलिए। इनके हिसाब से मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये लोग जिनको स्टार्टअप का एस नहीं पता था, इनके जमाने में जहां इस देश में मात्र 250 स्टार्टअप्स थे, आज वो 1.25 लाख हो गए हैं, 1,37,000 स्टार्टअप्स हैं। इनके हिसाब से मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा। और इनके हिसाब से इस देश में 120 यूनिकॉर्न्स हैं जो कि दुनिया का तीसरे नंबर पर है। इनके हिसाब से हिंदुस्तान ग्रो कर ही नहीं रहा। इनके हिसाब से तो मेक इन इंडिया को मॉक करना जो है आगे बढ़ता है। दूसरी एक और चीज, इन्होंने खासतौर पर जो बाकी की बातें बताई, आप मुझे एक चीज बताइए ना, तो इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर जवाब दिया जो ये चाइना से करके आए, और इसके अलावा एक और चीज कहिए, ये कहते हैं कि हमारी स्थिति इतनी खराब है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हम है भाई, ठीक, हम है। और इसी अमेरिका की एजेंसी फिच ने आज क्या कहा है, मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को देख लेना चाहिए। आज ही उस वही की जो है फिच की तरफ से जो डेटा दिया गया उसको भी मुझे लगता है कांग्रेस को देखना चाहिए। एक बार त्रिपाठी साहब, और साथ ही ये भी याद रखिएगा आदित्य साहब कि आप ही लोगों ने यूपीआई को लेकर क्या मजाक उड़ाया था। आप ही लोगों ने कहा था हाँ क्या होता है ये यूपीआई, अरे बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, अरे बड़ा डिजिटल हो जाएगा। रघुराम राजन जी ठीक। कांग्रेस के टाइम पे थे जब ये यूपीआई त्रिपाठी जी, का आप- ड्राफ्ट इंप्लीमेंट हुआ था। सर आदित्य मैं तो मैम गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, आदित्य- गलत आप इंफॉर्मेशन जो- और आप मेरे को ये प्रूव तो करके सर बताइए मुझे कि वो वाला UPI गाना के याद अंदर नहीं कौन आता जो सकता? तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, मुझे तो नहीं आता है, तो आपको नहीं, जो नहीं, पसंद मैडम, आएगा वो मैं वो आपके बात तो साथ करने में से रही है। सर, मैं वो आपके बात तो साथ करने में से है ना रही, वो तो। फैक्ट्स एंड आप फिगर्स पर बात UPI करिए आदित्य सर। जी। त्रिपाठी बात ट्रम्प साहब की थी, ठीक है, त्रिपाठी वो साहब को सुन UPI लीजिए पे जरा, आ गई। त्रिपाठी साहब आपका क्लोजिंग आदित्य कमेंट है जी, सर, मैं खत्म देखिए करो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, हाँ ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से आपसे जब पूछा जाता है तो आपने कहा कि गलवान का याद दिलाया, गलवान में अब झूठ हो सकता है, झूठ ये भी हो सकता है कि गलवान में ये किया गया वो किया गया, मतलब आप सोचते हैं कि अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी तो किया है। ये मतलब आप 150 साल पुरानी पार्टी हैं, क्या ये शोभा देता है कि आप बीजेपी को कॉपी करें? या बीजेपी को भी मैं कहता हूँ, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि तब कांग्रेस भी तो ये कर रही है। अरे आप पार्टी विद डिफरेंस करके आए थे, और आप भी अगर कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं तो आप में उनमें क्या फर्क? ठीक तो है। आप लोग बिल्कुल कम ठीक से कम बात वो है। फर्क पूर्णिमा जी, कायम 10 रखें। सेकंड करेक्ट करना चाहूंगा, इन्होंने गलत 10 तथ्य सेकंड। दिया दोबारा से। इन्होंने कहा है टाइम नहीं अब, हाँ। कि कांग्रेस के टाइम पे यूपीआई शुरू हुआ, जी नहीं, 19 अप्रैल 2016 रघुराम राजन गवर्नर थे, लेकिन वो कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे। रघुराम राजन ब्यूरोक्रेट थे, इंडिया के थे और इंडिया के हैं, ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के शिवम, 10 सेकंड हैं। और ये प्लीज, कांग्रेस फिर के wind टाइम up की करें। बात नहीं, बीजेपी के टाइम की बात थी, झूठ मत बोलिए। शिवम 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंत में कि हो सकता है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी से डिफरेंसेस हो, कृपया करके देश के विषय में झूठ फैलाना बंद कर दें।
इन्होंने पहली बात तो ये कही कि गलवान में हमारी जमीन नहीं गई। इस देश के डीजीएमओ से लेकर सभी संस्थाएं जो है क्लियर कर चुकी हैं, ये चाइना का भोंपू बनना बंद कर दीजिए। और एक और चीज, जहां तक गलवान का विषय है, हमारे देश के अगर 20 जवान शहीद हुए तो उनके वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी उठाकर देख लो, 70 मारे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो कृपया करके चाइना का भोंपू बनना बंद कर दीजिए। पार्लियामेंट से लेकर जो उसने पहले माना नहीं और बाद में जैसे तैसे फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए। ठीक है, पहले जो माना नहीं और फिर उसके बाद में जैसे तैसे उसको एक्सेप्ट मैडम किया। मेरे को 30 सेकंड मिलेंगे या ये सिर्फ बाकी गेस्ट के लिए ही है? आदित्य साहब ले लीजिए, 30 सेकंड्स ले लीजिए सर। वैसे मैं ओवर हूं पर आप बोल लीजिए। थैंक यू मैडम। ये जो चाइना के भोंपू कौन बन रहे हैं ये तो हमें मालूम है। गलवान में जितने भी मौत गई, चाहे एक भी सोल्जर की गई हो, आप ही ने व्यापार चाइना से वापस चालू किया। दूसरी बात, जहां तक की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात है तो 50% टैरिफ लगा है इंडिया पे, ये सच्चाई है। यहाँ पे अपनी जीडीपी को 0.5 to 0.7% का नुकसान होने के वो है, लक्षण है। तीसरी बात कि 2 लाख करोड़ का व्यापार यूएस ऑलरेडी बंद कर चुका है। ये आप चेक कर लेना, ये डेटा मैं आपको फैक्ट वापस ठीक है। और इसके कुछ डेटाज आप भी चेक कर लीजिएगा कि जीएसटी स्लैश रेट्स के बाद क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। आप बाद में चेक कर लीजिएगा सर, कोई बात नहीं। आप और हम ट्विटर पर एक्सचेंज कर लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। आप भी डेटा चेक कर लीजिएगा, मैं भी डेटा चेक कर लूंगी सर। जीएसटी से कंपनसेट कर रहे हैं। ठीक है, उस नुकसान को कंपनसेट करने की कोशिश जरूर हो रही है जो टैरिफ से भारत को संभावित हो सकता है। कम से कम कोशिश तो जरूरी है, कोशिश तो जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी आपका, आदित्य जी आपका भी शुक्रिया, रविंद्र सचदेव साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, त्रिपाठी साहब आपका भी धन्यवाद, मनीष सर आपका भी शुक्रिया।